जय हिंद दोस्तों। मैं विशाल राज अपने इस यूट्यूब चैनल और लक्ष्मी कंप्यूटर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके उसको अपने दोस्तों तक शेयर भी कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हम जितने भी वीडियोस आपके बीच में लाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से आप उसे जरूर ही अच्छी तरह से देखेंगे और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में भारत की नदियां के बारे में बताया था, जिसमें से हमने पढ़ा था हिमालयन नदियां। क्या पढ़ाया था? हिमालयन नदियां। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। आपको हम पिछली क्लास में बताए थे कि नदियां भारत में दो तरह की है। कितने तरह की हैं? दो तरह की। एक है हिमालयन नदियां और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालयन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में हम आपको उस वक्त में 5 से 6 अंतर भी बताए थे आपको। आज हम लोग एक दो अंतर बता देते हैं आपको कि हिमालयन नदियां किसे कहते हैं। वह नदियां जिसमें हिमालय पर्वत से पानी वर्षा और हिम के पिघलने से बारिश होती है, मतलब जल का बहाव होता है, उसे कहते हैं हिमालयन नदियां। क्या कहते हैं उसको? हिमालयन नदियां। और जो हमारे दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय नदियां। और आपको ये बताते हैं हिमालयन नदियां क्या होती है? बारहमासी होती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है? वो बरसाती होती है। एकमात्र नदी बताते हैं आपको कावेरी, जो कि वो क्या होती है? बारहमासी है। बाकी जितनी भी नदियां प्रायद्वीपीय भारत की है वो सब के सब क्या है? वो बरसाती नदियां हैं। तो चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप देख रखे हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की दक्षिण भारत की नदियां। क्या पढ़ने वाले हैं? दक्षिण भारत की नदियां। हम लोग उत्तर भारत की नदियों के बारे में पूरी तरह से समझ चुके हैं पिछले क्लास में। जो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पिछला क्लास का वीडियो देख लें, भारत की नदियां क्लास 1 करके। इसमें आपको वीडियो मिल जाएगा आपको चैनल पर। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये नदियां का दूसरा भाग है, यानी दूसरा टॉपिक है। तो इसमें हम लोग दक्षिण भारत की नदियां पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए, दक्षिण भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं इन सभी नदियों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें दक्षिण भारत का आती कहां से है। तो यहाँ पे एक पर्वत है मध्य प्रदेश में, विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत। आपको ध्यान रखना है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में हमारा उत्तरी भारत, जिसको हम लोग मैदानी भारत कहते हैं, और विंध्य पर्वत के दक्षिण वाले हिस्से को हम लोग दक्षिणी भारत कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत को कहते हैं प्रायद्वीप भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप भारत। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियां आपको याद रखना है। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का नाम है प्रायद्वीपीय नदियां। तो प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो हमारे दक्षिण साइड में है, उन सभी को हम जानेंगे। तो आपको बता दें यहाँ पे कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। हम लोग को पर्वत नहीं देखना है, हम लोग को देखना है नदी के बारे में। क्या देखना है? नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। यहाँ पे एक पर्वत है, इसका नाम है, यहाँ पे एक पर्वत है, पहाड़ी है, इसका नाम है अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। और अमरकंटक पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आप हम जो भी बातें बताएंगे आप उसको लिखते जाइए। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ में। और आपको बता दें इस जगह से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदियां निकलती है? 3 नदियां। आपको बता दें कि अमरकंटक पहाड़ी इन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ में है और यहाँ से 3 नदियां निकलती है। और तीनों 3 नदियां जो है तीनों 3 दिशाओं में बहती है। ये तीनों नदियां क्या होती है? तीनों 3 दिशाओं में बहती है। अब देखिए कौन कौन सी नदियां बहेगी। एक नदी ऐसे करके बहती हुई इधर आ जाती है और ये अरब सागर में। आपको बता दें जानकारी के लिए ये क्षेत्र जो आपका है अरब सागर, और ये आपका हो गया बंगाल खाड़ी। ये क्या हो गया आपका? बंगाल खाड़ी। यानी ये जो जल क्षेत्र देख रहे हैं बंगाल खाड़ी है और ये जो क्षेत्र है ये आपका अरब सागर है। ये क्या है आपका? अरब सागर है। तो कुछ नदियां अरब सागर में गिरती है, कुछ नदियां बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो आपको एक बात ये भी बता दें कि जब हमारा महाद्वीपीय विभजन सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हुआ था, प्लेट जो है हमारे इन क्षेत्रों से दक्षिण भारत की जो प्लेटें हैं जब वो टकराती है कि कुछ हल्का खिसक जाती है। क्या होती है? इस साइड में ये खिसक जाती है और यहाँ से प्लेटें जब खिसक के इसमें टकराती है तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारा धरातल में जो अंतरणिक पृथ्वी का आंतरिक भाग में जब प्लेटें आपस में टकराने से क्या हुआ? हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। क्या हमारा हिमालय पर्वत यानी कि मिट्टी का स्तर जो है वो उठ गया ऊपर। जब उठा तो हमारा विशाल हिमालय पर्वत बन करके तैयार हुआ। इसके अलावा जो है दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जो है ये धंस गए, यानी कि वो झुक चुके हैं कि कौन किस ओर? पूरब की ओर। पूर्व की ओर क्या होते हैं? ये धंस चुके हैं। आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत का जो कुछ हिस्सा है ये इस एरिया में इस तरह से ढलान है। इसको आपको याद रखना है, इस एरिया में क्या इसका ढलान है, इधर ये झुका हुआ है, इधर उठा हुआ है, इधर ये धंसा हुआ है। क्योंकि यहाँ का भाग जो है टकरा करके इधर आकर के लग जाता है और ये भाग क्या होती है? धंस जाती है।
आपको याद रखना है कि दक्षिण भारत का जो है हिस्सा पूर्व की ओर ढलान है। इसका ढलान किधर है? पूर्व की ओर। ये प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण भारत के जो भूआकृति है, स्थलाकृतियां हैं, उसका ढलान किस ओर है? इसका ढलान जो है पूर्व की ओर है। इधर हमारा पूर्वी भाग है, इधर हमारा पश्चिमी भाग है। तो पूर्व की ओर क्या होता है? इसका ढलान है। अब इसको याद रखना है। और यही वजह है कि जितनी भी नदियां लगभग दक्षिण भारत की होगी वो सब के सब बंगाल खाड़ी में गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि इसका ढलान क्या इधर है। एक दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो प्रकृति के नियमों का अपवाद एक तरह से लगा दीजिए, वो हमारा क्या होगा? पश्चिम की ओर बहेगी। और वो कौन सी नदियां हैं? वो हमारा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। अब नर्मदा ताप्ती इधर बहने का भी रीजन क्या है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन आपको हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ से 3 नदियां निकली। एक नदी ऐसे करके निकलती हुई इधर से करके हमारा उड़ीसा करके बंगाल खाड़ी में मिल गई है। और ये हमारा क्या हो गया? अरब सागर में ऐसे करके आकर के मिल गया। एक नदी यहाँ से निकलेगी पूर्व दिशा के बहते हुए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंगा नदी में मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलता है? हमारा गंगा नदी। आपको पिछले वीडियो में बताया किस तरह से गंगा नदी निकलती है और ऐसे करके बंगाल खाड़ी में मिलती है जाकर के। यहाँ से हमारा गंगा नदी आकर के मिल गया। यहाँ से क्या हो गया? हमारा ये गंगा नदी में जो नदियां आई, इधर से गंगा नदी सहायक नदियां आई, इधर बहुत सारी नदियां हैं और इधर से बहुत सारे 2 3 4 5 6 7 नदियां हैं जो कि इसमें गंगा में आकर के मिलती है। तो ये आपको देखना है, ये गंगा, ये कौन सा नदी है? गंगा। इधर से चल के क्या आया? ये गंगा नदी आया। और इधर से ये नदी जो गया, ये कौन नदी है? ये सोन नदी है। कौन सी नदी है? ये सोन नदी। आपको याद रखना है, ये सोन नदी है। इधर कौन सी नदी आया? ये नर्मदा नदी। कौन सी नदी आया? नर्मदा। और ये जो है नदी है, ये है महानदी। ये क्या है? महानदी। हम लोग जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उन्हीं नदियों को पढ़ने वाले हैं। बाकी बाद सभी नदियों का कुछ न कुछ सहायक नदियां हैं। आपको ये बात पता है कि सभी छोटी छोटी नदियां बड़ी बड़ी नदियों करके मिलती है। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों आके मिलती है तो उसे बोलते हैं उसका सहायक नदी। उसे क्या कहते हैं? उसका सहायक नदी। तो हम लोग सहायक नदियों को नहीं चर्चा करेंगे, हम लोग जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जो जो इंपोर्टेंट सहायक नदियां हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ से एक ही जगह से, एक ही बिंदु से 3 नदियां निकलती है। अमरकंटक से जो कि छत्तीसगढ़ में है, और अमरकंटक से जब ये निकलती है 3 नदियां, तीनों 3 दिशाओं में। एक कहाँ चला गया? पश्चिम की ओर, चला गया पूर्व की ओर, और एक पूर्व से होते हुए कहाँ चला गया? हमारा ये गंगा नदी में। ये 3 नदियां कहाँ से निकल गया? ये अमरकंटक पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? अमरकंटक। अमरकंटक पहाड़ी से निकला ये। और ये कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में से ये तीनों नदियां निकलती है इस तरह से। और 3 नदियां निकलने को एक ही बिंदु से 3 नदियां निकलती है और तीनों 3 दिशाओं में, तीनों 3 दिशाओं में। आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी, महानदी और सोन नदी। तो सोनम क्या रखना है आपको? सोनम। सोनम कहाँ से निकल गया? अमरकंटक। हम बता दें आपको कि यहाँ जो हमारा ये अमरकंटक पहाड़ी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, ये हमारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दोनों की सीमा के बीच है ये स्थित है। ये अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ क्या अलग हुआ है, इसलिए आपको याद रखना है कि अमरकंटक जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है अभी वर्तमान में। और यहाँ से 3 नदियां निकलती है। ये हमारा क्या कहलाती है? प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती है। सोन तो हमारा बिहार में आ जाएगा, लेकिन ये 2 नदियां क्या होगा? ये उड़ीसा और इधर हमारा मध्य प्रदेश होते हुए, गुजरात होते हुए कहाँ चला जाएगा? ये अरब सागर में। तो चलिए इन तीनों नदियों के बारे में थोड़ी क्या क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में चर्चा कर लें। तो सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करें। आपको याद रखना है सोनम से कहाँ से निकला है? ये अमरकंटक से। तीनों 3 दिशाओं में ये बह गया। आपको याद रखना है कि नर्मदा के बारे में अगर बात की जाए कि नर्मदा नदियां जो है जब मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। आपको लिखना है कि मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। जबलपुर में ये नदियां क्या होती है? बहुत ही ऊंचाई से नीचे गिरती है, धरातल से बहुत ही ऊंचे पर जगह से डायरेक्टली नीचे गिरती है। मान करते ये पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी। और यहाँ से नदियां बहती आती है और ये डायरेक्टली ऐसे गिरती है, ऐसे करके आती है और ये डायरेक्टली ऐसे करके गिरती है। कौन सी जगह पे? ये है जबलपुर। जबलपुर जो कि एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में। एमपी में एक जगह है जबलपुर। एमपी में क्या जगह है? जबलपुर है। और जबलपुर में इस तरह से नदियां आकर के ऊंचे स्थानों से क्या होती है? नीचे गिरती है। जब ये नीचे से गिरती है तो आप लोग को पता है कि जब भी कोई डायरेक्टली पहाड़ी से क्षेत्रों से पानी नीचे गिरती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको अपने भाषा में? झरना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झरना। और उसी को अंग्रेजी में अगर बात कहा जाए तो उसको कहते हैं वाटरफॉल। क्या कहते हैं उसको? वाटरफॉल। तो झरना ये कहाँ स्थित है? ये जबलपुर में। आप लोग को बता दें कि ये इतनी अत्यधिक ऊंचाई से गिरती है। जब ये नदियां धरातल नीचे क्षेत्रों में पानी यहाँ गिरती है ये, तो गिरने के बाद यहाँ क्या होता है? अपार मात्रा में काफी संख्या में धुआं जैसा उत्पन्न होता है। क्या होता है? धुआं जैसा निकला है। यानी जल की मात्रा इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है कि वहां पे एक जलप्रपात बनता है। क्या बनता है? जलप्रपात। इसको लोग कहते हैं जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात कौन सा जलप्रपात कहता है? जिसे कहते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या कहते हैं इसको? धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात। ये कौन सा जलप्रपात हो गया? धुआंधार जलप्रपात है। और इसी को हम लोग कहते हैं दुग्धधारा जलप्रपात। दुग्धधारा, दुग्धधारा जल
प्रपात। आपको याद रखना है, इस चीज को लिख लेना है। ये जो मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी जब छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जबलपुर, और जबलपुर में नदियां क्या होती है, डायरेक्टली ऐसे करके एकदम ढलान, नेपाल ढलान से डायरेक्टली नीचे गिरती है। और जब ज्यादा सीधा एकदम नीचे गिरता है तो नीचे में जब नीचे गिरते गिरते वो वहां पे भाव जैसा बन जाता है, और भाव को मान के चलते हैं वो धुआं जैसा लगता है, देखने से लगता है वो एकदम बिल्कुल कुहासा छा गया, एकदम धुआं घना एकदम छा जाता है। इसे इसको बोलते हैं धुआंधार। क्या बोलते हैं इसको, धुआंधार जलप्रपात, या फिर इसी को कहते हैं दुग्धधारा जलप्रपात, सॉरी कपिल धारा, दुग्ध धारा नहीं, इसको कपिल धारा कहते हैं, कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात का अन्य नाम है कपिल धारा जलप्रपात। क्या बोलते हैं इसको, कपिल धारा जलप्रपात। धुआं जलप्रपात का अन्य नाम क्या है, कपिल धारा जलप्रपात। आपको याद रखना इस चीज को। तो ये कहाँ है हमारा, जबलपुर में, और इसी पे आपको पता है कि ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश का जबलपुर में। इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात या फिर कपिल धारा जलप्रपात। तो आपको याद रखना है नर्मदा नदी कहाँ है, अब मध्य प्रदेश होते हुए फिर हमारा कहाँ चला जाता है, गुजरात। कहाँ जाता है, गुजरात, और गुजरात में होते हुए ये हमारा कहाँ जाएगा, अरब सागर में आकर के ये गिर जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश होते हुए कहाँ, गुजरात, गुजरात से होते हुए हमारे अरब सागर में आकर के ये गिर जाती है, और अरब सागर में मिलने के बाद ये नदियाँ क्या होती है, स्थिर हो जाती है। ये था आपका नर्मदा नदी कहानी। नर्मदा नदी पर क्या पता सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्मदा नदी पर क्या है, धुआंधार जलप्रपात है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, उसे कपिल धारा भी जलप्रपात कहते हैं। एक बात आपको ये भी बता दें, नर्मदा जो है गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, गुजरात की जीवन रेखा। क्यों कहते हैं कि ये सबसे अत्यधिक भाग जो है गुजरात में बह दी जाती है, और गुजरात में क्या होती है, इनसे बहुत सारे नहरें सिंचाई परियोजना की जाती है। इसीलिए गुजरात का जीवन रेखा, सॉरी मध्य प्रदेश का जीवन रेखा जो है नर्मदा कहते हैं। मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किसे कहते हैं, नर्मदा नदी को, क्योंकि अधिकांश भाग कहाँ बहती है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जब ये बहते हुए निकलती है गुजरात में, गुजरात से प्रवेश करते हुए अरब सागर में, इसलिए इसको मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं, इसको जीवन रेखा। मध्य प्रदेश क्या कहते हैं, इसको जीवन रेखा। याद रखना है कि मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, इसको कहते हैं ये नर्मदा नदी को। चलिए नर्मदा नदी क्लियर हो गया आपका। इसके बाद जो है इसी जगह पे इस पहाड़ी के जैसे निचले हिस्से से यहाँ से जो है एक और नदी निकलती है, और ये बहती हुई ऐसे करके कहाँ गिर जाती है, ये भी आपको गिर जाता है अरब सागर में। किधर गिर जाएगा, अरब सागर में, ऐसे करके ये अरब सागर में गिर जाएगा। अभी आपको हमने बताया कि पूर्वी ढलान क्या है, ज्यादा झुका हुआ है, तो सारा नदी इधर गिरना चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दोनों नदियों की इधर गिरा रहे हैं। अब रीजन क्या है, ये नर्मदा हो गया, दूसरा हो गया आपका ताप्ती। ये क्या हो गया आपका, ताप्ती। अब देखिए नर्मदा ताप्ती में क्या है कि नर्मदा और ताप्ती, इन दोनों नदियां जो निकलती है, इन दोनों नदियों के बीच में श्रेणी पर्वत है जिसका नाम है सतपुड़ा। सतपुड़ा याद रखना है, सतपुड़ा पर्वत। कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत जो है, इस सतपुड़ा पर्वत के बीच से, यानी बीचों बीच जो है दोनों नदियों को क्या करती है, अलग करती है। आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा ऊपर और ताप्ती नीचे, और उसके बीच में कौन सा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत। याद रखना है कि इन दोनों नदियों के बीच में क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। तो या कभी कभी प्रश्न पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वत जो है किन दो नदियों के बीच में सीमांत बनाती है। याद रखना आपको, नर्मदा ताप्ती, नर्मदा ताप्ती। आपको यह भी कहना है कि नर्मदा ताप्तियों को विभाजन का काम कौन करती है, ये करती है सतपुड़ा पर्वत। तो चलिए ये नदी ताप्ती है। अब देखिए होता क्या है, ये दोनों नदियां इधर ऊंचा है, पर्वतीय पहाड़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी नदियां इधर बहती है। कारण क्या है, ये नदियां जो बहती है नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा बहुत ही संकरी क्षेत्रों से गुजरती है। संकरी क्षेत्र में मतलब क्या होता है, जब ये प्लेट धंसता टकराता है आपस में, तो इधर का तो झुकाव होता ही होता है, तो जो प्लेटें घसक खिसक उधर जाके लड़ती है, वो प्लेटें के कारण क्या होता है, इधर दरार पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, दरार। पश्चिमी घाट में दरार पड़ जाती है। दरार को दूसरे शब्दों में कहते हैं द्रोणी। क्या कहते हैं, द्रोणी। दरार जब पड़ जाएगा तो उसी दरार से, यानी कि बहुत छोटा संकीर्ण मार्ग बनता है, और उसी संकीर्ण मार्ग से यानी दरार से क्या होता है, ये नदियां बह करके ऐसे करके निकलती है। ये भी नदियां इसी तरह से दोनों दरार का निर्माण हो जाता है। ये दोनों क्या है, दरार है, जिसको लोग कहते हैं द्रोणी। क्या कहते हैं, द्रोणी कहते हैं या दरार कहते हैं। तो इन दरारों से यानी बहुत ही गहराई, यानी खाई समझ लीजिए, बहुत अंदरूनी भाग से ये नदियां निकलती है, यानी बिल्कुल पहाड़ पथरीले भागों से अंदर से होकर के बहती है। इधर ऊंचा है, लेकिन ये जो दोनों ये दरार के कारण जो है उन्हीं दरारों से होकर के ये निकलती है। और चूंकि ये अत्यधिक ढलान मतलब दरारों से बहने का कारण क्या होता है, ये बहुत ही तीव्र बहती है। क्या बहती है, ये तीव्र बहती है। और तीव्र बनने का ही रीजन ये है कि तीव्र जब ये बहती है तो ये अपना अपरदन नहीं कर पाती है। तुम आप लोग को बता दें कि नदियां अपरदन तभी करती है जब वो जल क्षेत्र जो है, यानी जब बहाव जो चलती है, तो मिट्टी और गाद के साथ में कुछ ठहराव हो। कुछ ठहराव का मतलब है उसको काटने छटने में समय लगता है, तो कुछ ठहरते हुए जब चलती है नदियां, तो यानी अपने साथ में वो बहा के लेकर चलती है। लेकिन इधर क्या है, इसको रुकने का मौका नहीं मिलता है, इनको रुकने का मौका नहीं मिलता है। और रुकने का जब मौका नहीं मिलता है तो अपने साथ में गाद को
नहीं बना पाती, गाद का निर्माण नहीं कर पाती है, और जब गाद का निर्माण नहीं करती तो डेल्टा भी निर्माण नहीं होता है इनका। डेल्टा का मतलब आपको बता दें कि नदियां जब अपने साथ में मिट्टी और बालू कंकड़ रेत के साथ में बहा करके साथ में लेके चलती है, और नदी के मुहाने उसको छोड़ देती है, उस जगह पे मिट्टी का टीला बन जाता है, उसी को कहते हैं डेल्टा। उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। तो नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि ये जो है बहुत तीव्र धार से बहने वाली नदियां हैं, साथ ही साथ में इसको अपने साथ में अवसाद गाद को काटने का मौका नहीं मिलता। ये तीव्र धार से जैसे दरारों से होकर बहती है, द्रोणियों से होकर बहती है, इस वजह से क्या होता है कि पथरीली मार्ग से होता है निकलने का जो है इनको मिट्टी गाद का अवसर जमा करने का मौका नहीं मिलता है। अब बात रह गया कि जब ये डेल्टा नहीं बनाती है क्या बनाती है? ये बनाती है एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी। आपको लिखना है कि नर्मदा एवं ताप्ती क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी, एस्चुरी का निर्माण करती है। निर्माण कौन करता है? नर्मदा एवं ताप्ती, ये दोनों नदियां जो है एब्सोली बनाती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। याद रखना है आपको कि एब्सोली का निर्माण कौन करती है? ये निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आपको याद रखिए, ये भी रखना है, ये पूर्व से किधर बहती है? पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। याद रखना ध्यान से कि प्रायद्वीपीय भारत की दो नदियां ऐसी है मुख्य रूप से नर्मदा ताप्ती, जो पूर्व से कहां बहती है? पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। बाकी जितनी भी नदियां आपको लगभग होगा सबके सब आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर बहेगा। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहीं पे आपको बता दें कि राजस्थान में देखिए, ये चूंकि है उत्तरी भारत का, लेकिन यहाँ पे बताना से जरूरी है क्योंकि ये भी नदियां कहाँ आएगा? गुजरात तक आएगी। यहाँ पर आपको बता दें राजस्थान में इस प्रकार से पर्वत है, ये पर्वत का नाम आपको पता है, ये अरावली पर्वत। अरावली पर्वत, तो अरावली पर्वत जो है आपका है, अरावली पर्वत राजस्थान में पड़ता है, और यहाँ से एक नदी निकलती है ऐसे करके, और यहाँ पे हमारा है कच्छ का रण। आपको पिछली वीडियो में भी इस बारे में बताए थे। ये नदी है लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। आपको ध्यान रखना है कि लूनी नदी अरावली पर्वत से निकल करके राजस्थान से होते हुए ये गुजरात में एक जगह कच्छ है, गुजरात का कच्छ में नदियां क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। क्या होती है? ये विलुप्त है। कच्छ का मरुस्थल मतलब वो रेगिस्तान है, मरुस्थल है वहाँ, ठीक है। तो कच्छ का जो रण है यानी रेगिस्तान है, इसमें ये नदियां क्या होती है? आकर के विलुप्त हो जाती है। ध्यान रखना है कि लूनी एकमात्र नदी ऐसी है जो भारत में अपने मुहाने तक नहीं जा पाती, वो किसी नदियों में जाके न मिलके वो किसी मरुस्थल में गायब हो जाती है। मरुस्थल में कौन नदी गायब हो गया? लूनी नदी। कहां से निकला? अरावली पर्वत से। ध्यान रखना है। और ये अरावली पर्वत वही है जो दुनिया का सबसे पुराना अवशिष्ट पर्वत है। ये कौन सा पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आपको ध्यान रखना है, पर्वत में प्रकार होते हैं, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गोलित पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, ये सभी पर्वत का प्रकार है। तो याद रखना है आपको कि अरावली पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अगर बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये कौन सा पर्वत है? ये अवशिष्ट पर्वत बना हुआ है। कौन सा पर्वत से बना हुआ है? अवशिष्ट पर्वत से। और यहाँ से निकलता है हमारा लूनी नदी। चलिए, इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक। महाराष्ट्र में क्या जगह है? नासिक है। तो महाराष्ट्र में जो नासिक जगह है, नासिक नदी जगह से यहाँ से एक नदी ऐसे करके निकलती है, नासिक से नदी निकल करके ऐसे करके होते हुए बहते हुए या आपका ऐसे करके आकर के बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। अब ये नदी का नाम बताया, ये नदी आपका गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। गोदावरी। अब देखिए, गोदावरी नदी नासिक से यहाँ से निकला और ऐसे होते हुए कहाँ जाके गिर गया? बंगाल खाड़ी में। अभी हम आपको क्या बताएं कि ये क्षेत्र क्या है? ढलान की दृष्टि से बहुत ही डाउन है नीचे, इससे जितनी भी नदियां निकलेगा सबके सब कहाँ गिरेगा? बंगाल खाड़ी में। ये दोनों नदियां इधर गिरने का रीजन क्या था? इधर गिरने का रीजन था एक चीज कि एक ही चीज था। क्या था? एक चीज था कि इधर ये क्या करती है? संकीर्ण द्रोणी से, दरारों से होकर के गिरती है, और ये बहुत ही गहराई से बहती है, इसलिए इनको साथ में बहुत तीव्रता से बहना पड़ता है। तो ये आपका हो गया गोदावरी। अब गोदावरी से अगर बात करें तो गोदावरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कौन है? गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कौन हो गया? गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। आपको ध्यान रखना है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए, हम जो कह रहे हैं उसको आप लिखिए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी हो गई। साथ साथ में आपको इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि गोदावरी नदी जो है ये क्या है? इसको दक्षिण भारत का गंगा कहते हैं। इसको दक्षिण भारत की गंगा, इसको दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। जैसे हमारे उत्तर भारत में क्या गंगा तो ये है, उसी गंगा का संज्ञा दिया गया किसको? गोदावरी को। इसलिए कहता है दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? तो आपका गोदावरी हो गया। दक्षिण भारत गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे क्या है? लंबी नदी है। ये आपका हो गया गोदावरी। क्या हो गया? गोदावरी। इसके बाद में यहीं पे इसके नीचे से कर्नाटक से, महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक है, कर्नाटक से नदी निकलेगा और उस नदी का नाम को पता है कृष्णा नदी। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और ऐसे करके आकर के हमारे बंगाल खाड़ी में गिर जाएगा। ये आपका हो गया कृष्णा नदी। याद रखना आपको, कौन सी नदी हो गया? ये
कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी में आपको बता दें कि कृष्णा नदी कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक से होते हुए कहाँ जाके गिरती है, ये बंगाल खाड़ी में। कभी कभी नदियां ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी नदियां बंगाल खाड़ी में गिरने वाला नहीं है, तो इधर का 3 को दिया रहेगा, एक इधर का दे देगा उठा करके। तो आपको ध्यान रखना है, इस मैपिंग को, इस नक्शे को दिमाग में सेट करना है कि कौन सी नदियां किधर गिर रही है, कौन बंगाल खाड़ी में गिर रही है और कौन अरब सागर में गिर रही है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी नदियां बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है या कौन सी नदियां बंगाल खाड़ी में गिर रही है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कृष्णा नदी, कृष्णा के बाद में जो है, इसके बाद नीचे में यहाँ आपका गया केरल क्षेत्र में से एक नदी निकलती है, कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी। तो कावेरी नदी यहाँ से करके निकलती है, वो ये भी हमारा कहाँ गिरेगा, बंगाल खाड़ी में। कहाँ गिर जाएगा, बंगाल खाड़ी में। क्या आपको रखना है, कावेरी, कावेरी। अब देखिए कावेरी से बात करें अगर, तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। चलिए आप लिखिए इस चीज को, अगर बात कह दिया जाए कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो दक्षिण की गंगा रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कावेरी। क्या हो जाएगा, कावेरी। अगर लेकिन रहेगा दक्षिण भारत, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। दोनों दो प्रश्न है, ध्यान रखना है। दक्षिण की गंगा कहेंगे तो कावेरी होगा। क्या होगा, दक्षिण की गंगा कावेरी। और दक्षिण भारत जुड़ा रहे तो इसको हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, भारत रहेगा तो गोदावरी और दक्षिण की गंगा कहेंगे तो कावेरी। और गोदावरी के बारे में क्या बताएं, ये सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की क्या सबसे लंबी नदी है। और कावेरी के बारे में बात करें तो कावेरी नदियां क्या होती है, ये होती है 12 मासी नदी। इसको 12 मासी, 12 मासी नदी इसको कैसे कहते हैं, क्योंकि इसमें सालों भर क्या होती है, वर्षा होती है। इसमें सालों वर्षा होते हैं, इसमें सालों भर क्या होती है, जल का बहाव होता है। और बाकी सब नदियां क्या होता है, धीरे करके सूख जाती है, कहीं संकीर्ण हो जाती है, कहीं पतली हो जाती है। लेकिन ये कावेरी नदियां जो है, इसमें सालों भर पानी का जमाव भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको 12 मासी नदियां कहते हैं। यह अपवाद है कि दक्षिण भारत की जितना भी नदियां वो बरसाती नदियां, क्या है, बरसाती नदियां। लेकिन अपवाद में कावेरी नदी है जो ये 12 मासी नदियां है, ये हिमालय नदियों के बराबरी ये करती है। तो कौन सी नदी होगी, कावेरी। आपको बता दें कावेरी जल विवाद होता है, प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है। आपको ध्यान रखना है, कावेरी नदी भी कर्नाटक से बहता है। कहां से बहता है, कर्नाटक से। और कर्नाटक से बहते हुए कहा जाता है, तमिलनाडु में। कहां बहता है, तमिलनाडु में। तो कर्नाटक से निकलती है और कहां जाती है, ये तमिलनाडु में। इसीलिए इसको कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद माना जाता है, इसलिए कहता है कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में। कावेरी जल विवाद कहां हो गया, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना है कि कावेरी नदी। तो दक्षिण भारत की जो इंपोर्टेंट नदियां सब आपका हो गया, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके बाद इधर आपका महानदी हो गया। सोन नदी आपका उत्तरी हमारे बिहार में आगे प्रवेश कर जाएगा। यमुना नदी हमारा राजस्थान से निकले और दक्षिण में गायब हो जाएगा। ये नर्मदा, ताप्ती, ध्यान रखना है कि क्या बनाती है, ये एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी जो है उड़ीसा में आकर के दुनिया की सबसे लंबा, देखिए महानदी जो है ये, इस पर एक बांध है, बांध पर क्या है, बांध है, हीराकुंड बांध। आपको लिखना है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा, बात करेंगे लंबाई के बारे में करेंगे। इसका लंबाई लगभग इस पर जो बांध बनाया है ना, उस बांध की लंबाई लगभग है 2500 किलोमीटर। कितना है, 2500 किलोमीटर। ध्यान रखना है, उसकी लंबाई लगभग मान के चले 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसलिए इसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, वो उड़ीसा में है। ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ है, महानदी पर है, और वो कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। कहाँ रखना है, उड़ीसा में। आपको इस चीज को लिख लीजिए। तो ये महानदी पर कौन से हो गया ये इंपॉर्टेंट, तो इस पर है हीराकुंड बांध, जो कि सबसे लंबा बांध है, और कहाँ ये, उड़ीसा में स्थित है। और कृष्णा हो गया आपका, कावेरी हो गया, कावेरी जल विवाद आप समझ गए। कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि कृष्णा से यहाँ पे है, हाँ अच्छा, कावेरी पे एक बांध है, मेटूर बांध। कौन सा बांध है, मेटूर बांध। तो मेटूर बांध कहाँ है, कावेरी नदी पर। आपको लिख लेना है कि मेटूर बांध कहाँ स्थित है, कावेरी नदी पर। यह प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछा गया है कि कावेरी मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर है। कहाँ पे, हाँ। और कृष्णा से इंपोर्टेंट रखना आपको कि नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध है, नागार्जुन, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध जो है ये भी है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर है, आपको कृष्णा नदी पर। आपको लिखना है कि नागार्जुन बांध जो है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर। आपको ध्यान रखना है कि नागार्जुन बांध किस पर है, कृष्णा नदी पर। आपको ऐसे भी याद रखना है कि अर्जुन के साथ में कौन रहता है, कृष्ण। नागार्जुन, अर्जुन है ना, नागार्जुन, नागार्जुन मतलब क्या हो गया, अर्जुन। अर्जुन साथ में क्या रहेगा, कृष्ण रहेगा। अर्जुन साथ में क्या रहेगा, कृष्ण रहेगा। आपको याद रखना है इस चीज को। तो नागार्जुन बांध पर किस पर हो गया, कृष्णा नदी पर हो गया आपका। गोदावरी पे क्या बता दें आपको, ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, और इसको दक्षिण की सबसे पवित्र नदी मानते हैं। दक्षिण भारत क्या होती है, इसको पवित्र नदियां मानते हैं इसको।
नर्मदा, ताप्ती, महानदी। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के जितना भी इंपॉर्टेंट नदियां था इसको हमने इस वीडियो में कवर कर दिया। अब बात रह गया इनकी सहायक नदियों का, तो हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें सिर्फ ट्रिक लेके आएंगे और सभी नदियों का ट्रिक कि किसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा की क्या सहायक नदियां, उसका ट्रिक क्या क्या है, जैसे नर्मदा की सहायक नदियां कौन कौन से, उसका ट्रिक क्या है, और महानदी का कौन कौन सहायक नदियां, उसका ट्रिक क्या है। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम इन्हीं नदियों के बारे में एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें सिर्फ हम लोग ट्रिक लेके आएंगे और उस ट्रिक में लिखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि कौन मेन मेन नदियों का कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, यानी ट्रिक के माध्यम से इन सभी के सहायक नदियों को हम लोग याद करेंगे और समझेंगे। तो आज के क्लास में यहीं तक रहेगा। ये नदी का चैप्टर भाग 2 था। चैप्टर भाग 1 आप वीडियो आपका अपलोडेड है, आप उसको अच्छी तरह से देख करके उसको समझ सकते हैं, उसके बाद में जाकर के भाग 2 को देखें ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसमें बेसिक बातें नदियों के बारे में जो भी है वो भाग 1 में बताया गया, क्लास 1 में बताया गया है। तो आज क्लास यहीं तक। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।